नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल करेंट अफेयर्स एंड जीके विद के में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में अत्यंत ही कारगर साबित होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों और दर्शकों से अपील है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड कलर का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रथम चरण में मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजवंशों में से बृहदत्त वंश की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत है। मगध में शासन करने वाला यह प्राचीनतम राजवंश है। इसके संस्थापक चेदिराज बसु का पुत्र बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। इसका प्रतापी या प्रसिद्ध शासक जरासंध था, जो कि बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। मगध साम्राज्य के ज्ञात राजवंशों में से दूसरा राजवंश हर्यक वंश था, जिसने मगध राज्य पर शासन किया। इसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार इस वंश का शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी राजधानी भी गिरिव्रज थी। इसके पूर्व में मगध राज्य की राजधानी बृहदत्त वंश के समय भी गिरिव्रज थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो कि एक प्रतापी राजा था। मगध साम्राज्य पर तीसरा प्रसिद्ध शासन शिशुनाग वंश ने किया। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कालाशोक था और अंतिम शासक नंदीवर्मन था। मगध साम्राज्य में चौथे राजवंश के रूप में नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश का कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था। कहीं कहीं पर 364 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल माना जाता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। नंद वंश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर या पैठन थी और अंतिम शासक घनानंद थे। मगध पर शासन करने वाले सभी राजवंशों में से सबसे अधिक प्रसिद्धि मौर्य वंश को मिली, जो कि नंद वंश के बाद मगध पर काबिज हुआ। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद अंतिम शासक की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश का कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य थे। मौर्य वंश के और भी बहुत से प्रतापी शासक हुए, जिनका की नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मौर्य वंश के बारे में एक विस्तृत विवरण के साथ हम अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगला वीडियो आपके समक्ष शीघ्र लाएंगे। चलते हैं अगले राजवंश की ओर। इसी क्रम में छठवां राजवंश शुंग वंश था, जिसने कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का कार्यकाल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी और अंतिम शासक देवभूति शुंग था। मगध पर शासन करने वाले ज्ञात राजवंशों में से सातवां राजवंश कण्व वंश था।
कर्ण वंश का कार्यकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक वासुदेव कर्ण थे। कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान पटना कहते हैं, और अंतिम शासक सुशर्मा था। 8वां राजवंश सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का कार्यकाल 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। इस राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। भारत में सातवाहन राजवंश की समाप्ति के बाद धीरे धीरे यवन राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इनमें सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्ट्रिया ग्रीक के थे, जिन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। ये यूनान देश के निवासी थे। मिनांडर 160 से 120 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। यह एक यवन शासक था, जिसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। यवन राज्य के बाद भारत में धीरे धीरे शक राज्य का उद्भव प्रारंभ हुआ। भारतीय स्रोत शकों को सीथियन नाम देते हैं। यवन शासकों के पश्चात शक भारत में आए। शकों ने यवन शासकों से भी अधिक बड़े भूभाग पर कब्जा किया और उस पर कुशलतापूर्वक शासन किया। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे: काबुल, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी और नासिक। भारत में शक शासक क्षत्रप कहलाते थे। दोस्तों, वीडियो के अगले चरण में आपके समक्ष हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी उपस्थित है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा प्रश्न है, किस भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है रॉबर्ट ब्रूस को। और तीसरा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? इसका उत्तर है जौ। चौथा प्रश्न है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल में मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है संगनकल्लू। पांचवा प्रश्न है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में उत्खनन किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोफेसर HD सांकलिया ने। छठवां प्रश्न, किस युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है तांबा। प्रश्न क्रमांक 8वां, चहुंदड़ों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है JH मैके। प्रश्न क्रमांक 9, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। अगला प्रश्न क्रमांक 10, हड़प्पा संस्कृति की लिपि किस प्रकार की थी? इस प्रश्न का उत्तर है भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कुंभकारी मिट्टी कला का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से कुंभकारी या मिट्टी कला का सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत है अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। प्रश्न क्रमांक 14, हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ?
इस प्रश्न का सही जवाब है लोथल। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 15, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्रश्न क्रमांक 16, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है राखी घड़ी, जो कि घग्घर नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी घड़ी है। प्रश्न क्रमांक 17, सिंधु सभ्यता की खोज में किन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी सिंधु सभ्यता की खोज में जुड़े दो भारतीय लोग हैं। प्रश्न क्रमांक 18, सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न क्रमांक 19, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब है कालीबंगन से। कालीबंगन नामक स्थान से मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। प्रश्न क्रमांक 20, किस सभ्यता स्थल से नृत्य मुद्रा की स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो नामक स्थान से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रश्न क्रमांक 21, सिंध का नाखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है मोहनजोदड़ो को। प्रश्न क्रमांक 22, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह भूकंप के आरंभिक साक्ष्यों को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 23, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है लोथल और कालीबंगा से। अग्नि पूजा के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 24, वह सैंधव स्थान जहां झूकर झांझर संस्कृति विकसित हुई, वह स्थान है चहुंदड़ो। प्रश्न क्रमांक 25, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब है हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न क्रमांक 26, वैदिक नदी कुंभा, क्रुमु, गोमल और स्वात का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है अफगानिस्तान। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है सिंधु और झेलम। तक्षशिला स्थान सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित था। प्रश्न क्रमांक 28, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रश्न क्रमांक 29, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है सिंधु नदी। अंतःकरण चातुष्टय क्या है? लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार को अंतःकरण चातुष्टय कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इस सेशन का लाभ वे भी उठा सकें और अपनी महत्वपूर्ण राय से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, तो अब इजाज़त दीजिए, अब आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।